हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हर्ष गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल PCMB पर, जिस पर हमारा समर्थ बैच जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है एज आर प्रोमिस्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे DMs, बहुत सपोर्टिव नेचर और बहुत अच्छे डाउट्स के साथ मेरे को बड़ा मजा आता है जब बच्चे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं उनके डाउट्स के, क्वेश्चंस के हर तरीके के जवाब देने की कोशिश करता हूं। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना शेड्यूल से टाइम निकालकर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे जवाब दिए हैं। यूट्यूब पर मैं जवाब देने में असमर्थ होता हूं क्योंकि हर बार मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोल कर देख पाता। तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट या कुछ बात पूछना करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम का हैंडल जो होता है उस पर आप मेरे को मैसेज करें। डेफिनेटली मैं जल्द से जल्द, जैसे ही मेरे पास टाइम का स्लॉट अवेलेबल होगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज का जो लेक्चर है वो आज का लेक्चर लास्ट के लेक्चर जैसा इजी नहीं है। मतलब सॉर्ट ऑफ इजी मीन्स टू से कि भाई आसान नहीं है। आज हम डिटेल में जाने वाले हैं और जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा समर्थ बैच 2026 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए कुछ इस प्रकार से मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं। देखो, हमने लास्ट क्लास में ऐसे पढ़ा था, नोटेशन पढ़ी थी। और नोटेशन कैसे पढ़ी थी ध्यान से सुनना। एक एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, ये एक एलिमेंट है, इसके ऊपर इसका मास नंबर लिखते हैं और इसके नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सही है। यहां पर चार्ज लिख सकते हो और यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख सकते हो उसकी। सही है। इस तरीके से हम एटम को लिखते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिखूं 1, या एटॉमिक नंबर 1, 1 2 1 1 3, तो ये क्या है इसका मास नंबर, और ये 1 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। सही है जी बात। अब आगे समझना। अब हमारा जो आज का टॉपिक है पढ़ना, वो है सबसे पहले ये पढ़ना। देखो, आज हमें सबसे पहले पढ़ने आइसोटोप्स। भैया ये आइसोटोप्स क्या होते हैं बेसिक प्लीज बताओ। ध्यान से सुनते जाना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स को मैं लिख सकता हूं, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सही है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जाम्पल के लिए H11, H12, H13। सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ऐसे करके होते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। मास नंबर क्या है? अलग। अब देखो, अगर मैं थोड़ी सी इसको बात डिटेल में करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, बताओ अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, थॉमसन के बात कर रहे हैं, डाल्टन के नहीं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर
इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। सही है वाली बात, सुनते जाना प्लीज। ठीक है यहां तक बात, एटॉमिक नंबर के बराबर। आप समझो क्या हो रहा है। अगर इनका मास नंबर बढ़ चुका है, सुनते जाना ध्यान से, बहुत डिटेल में बता रहा हूं। अगर इनका मास नंबर बढ़ चुका है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से क्या बड़ा होगा, सोचना। अगर इनका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1, और इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन 1। इसका मतलब अगर बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है। इसका मैं बोल रहा हूं कि जो भी आइसोटोप होता है उसमें मास नंबर में इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसका मास बढ़ जाता है। इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आइसोटोप का बढ़ना मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का बढ़ना। बात समझ में आ रही है? डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैं लिख दूं ये वाली बात को, डिफरेंट isotopes has different mass number because the number of neutron is different। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट काम हो जाएगा इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए H11 में अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। सही है वाली बात। अब मैं बात करूं इसमें 1-2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को ऐड करके क्या निकल के आता है, मास नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल सही। तीसरा 1-3, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। क्या है? 2 न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। मतलब डिफरेंट आइसोटोप, ये बात लिखा हुआ है, डिफरेंट आइसोटोप डिफरेंट न्यूट्रॉन। सिंपल बात, डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स इन नंबर। क्लियर है यहां तक बात? सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कार्बन 6-12 और कार्बन 6-14। ये नॉर्मल कार्बन है, ये एक हैवी कार्बन है, और हैवी कार्बन मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन है। और रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है वो यूज किया जाता है, ध्यान सुनना, यूज इन कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस में यूज किया जाता है बच्चों? कार्बन डेटिंग प्रोसेस में। कार्बन डेटिंग की प्रोसेस होती है जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, टू एज ऑफ फॉसिल। देखो अगर मैं यहां लिख दूं तो देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कार्बन डेटिंग is a process by which we can determine the age of fossil। फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के काम आता है कौन? कार्बन डेटिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? आइसोटोप समझ में आया? चलूं आइसोबार्स पर? वेरी गुड, आगे समझो यार। इसकी डेफिनेशन एक बात और बता सकते हो, इसकी डेफिनेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, हरे कलर से लिख देता हूं इस डब्बे में। लिख रहा है ये वाला कलर, ध्यान से देखना, ही लिख रहा हूं। देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। और एटॉमिक नंबर सेम किस किस का होता है? सेम एलिमेंट्स का। तो मैं लिख सकता हूं सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है।
क्लियर है वाली बात, समझ में आ गई? एक और नई बात बताइए मैंने तुम लोगों को, चलूँ आगे लेकर, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो एक चीज होती है आइसोबार्स, ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है, देखो आइसोटोप का उल्टा मतलब दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। सही है? एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। बात समझ में आ रही है? 1840 और 2040। इसको मैं थोड़ा ऐसे और बता सकता हूँ, अनदर डेफिनेशन, कि देखो डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर अलग है तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, लिख सकता हूँ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, एलिमेंट है अलग अलग, मास नंबर कैसा है? सेम टू सेम, बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है यहां तक बात? चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज में पढ़ेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान सुनते जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोन्स। इधर लिखेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, they have same number of न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम, 6, 14, नाइट्रोजन 7, 15, 8 इसमें और 8 इसमें, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। कैसे निकालोगे? देखो मास नंबर कैसे निकलता है? मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमें निकालना है न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर कितना? 14, माइनस प्रोटॉन कितने? 6, कितना आंसर आया? 8 न्यूट्रॉन। इसका निकालो, न्यूट्रॉन मास नंबर 15, प्रोटॉन कितने? 7, 8 न्यूट्रॉन। तो इनके अंदर क्या है? दोनों के अंदर 8 और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब ये दोनों कैसे हैं? आइसोटोन्स हैं। क्या है? दोनों आइसोटोन्स। क्लियर है यहां तक बात? चलें, चलो वेरी गुड। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ध्यान से सुनते जाना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अलग अलग होगा, सेम भी हो सकता है, पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब मैं लिख सकता हूं दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव आउटर शेल। आउटर शेल के अंदर सेम। सही। एग्जाम्पल, सबसे पहले मानो मैंने लिखा नियोन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं लिख रहा हूं सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल फुलफिल, पॉजिटिव देते ही इसके पास भी कितने होगा? 8 इलेक्ट्रॉन बराबर। Mg के पास 2 ज्यादा थे 10 से, 2 दे दिए, पूरे हो गए। एल्यूमिनियम के पास 10 ज्यादा थे, सॉरी 3 ज्यादा थे, 3 दे दिए, 3 पूरे हो गए, है ना। फ्लोरीन के पास 1 मिल गया, पूरा हो गया। ऑक्सीजन को 2 मिल गए, पूरे हो गए। नाइट्रोजन को 3 मिल गए, पूरे हो गए। चेक कर लो, सबके पास आउटर 8 इलेक्ट्रॉन है।
सबके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, चाहे चेक कर लो। क्लियर है यहां तक बात? इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइसोटोन समझ में आ गए? चलो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ध्यान सुनना भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से सुनना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी थी, थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल। जेसी मैक्सवेल ने ये हमें प्रपोज की थी, मतलब बताई थी। इन्होंने बताया कि वेव कंसिस्ट, या फिर जो भी चीज मतलब जो वेव की फॉर्म में चल रही है वो दो चीजें कंसिस्ट करती है। क्या? इलेक्ट्रो वेव एंड मैग्नेटिक वेव, एंड both are perpendicular to each other, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। कैसी है भैया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। EM wave propagate at the speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे लाइट को चलने के लिए मीडियम में कुछ नहीं मिलता, मतलब वैक्यूम चलने के लिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिल जाती है, वैसे ही इसको भी मिल जाती है। जैसे लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वैसे इसको भी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब EM वेव डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन करने के लिए इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसको? EM वेव को। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और कुछ समझाना चाहता हूं, तो पहले इसे इधर कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो पाया। सही है? यहां तक है? इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो तुम्हें अच्छा सा दिखेगा। क्लियर? अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बोर्ड पर देखना। देखो, सही? इस पर वेव चलाएंगे। अब सुनना क्या कहा मैंने। देखो, तुमने 10th क्लास में भी ऐसी एक बात पढ़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, याद है? तो ये ऐसे वाला है। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री के अंदर। मतलब अगर एक वेव ऐसे ऐसे चल रही है एक ही पर एक्सिस पर, तो एक वेव ऐसे ऐसे चल रही होगी तुम्हारी साइड। देखो कैसे, ऐसे। समझ में आ रहा? EM वेव समझाने का तरीका भाई, धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिक, ये समझो। देखो देखो, ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपस में ऐसे चल रही है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे ऐसे चल रही है तो ये ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, साथ साथ। और कैसी है? देख लो, परपेंडिकुलर। देखो मैं ऐसे, ये ऐसे थी, अगर मैं ऐसे लाऊं और ऐसे झुक जाऊं तो देखो तुम्हें दिख रही होगी, ये परपेंडिकुलर है इस वाले हाथ के साथ, ऐसे डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? उसका मतलब ये बात क्लियर है कि परपेंडिकुलर बनती है। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूंगा देखना 2D प्लेन पर। एक तो ऐसे है,
सुनते जाना मेरे यार, सुनते जाना, सुनते जाना। एक इलेक्ट्रोवेव, सही है। एक दूसरी मैग्नेटिक वेव, ऐसे वाली परपेंडिकुलर। अब तुम इनको अगर समझो, ठीक है, दिख रहा है पिंक और लाल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो देखो, एक ऐसे ऐसे जा रही है पिंक वाली, और ये जो हरी वाली है ऐसे जा रही है अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस तरीके से ये क्या करती है, आपस में मूव करके दिखाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, इस तरीके से ईएम वेव जो होती है वो काम करती है। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे मूव करती है। अगर एक रे ऐसे मूव कर रही है तो दूसरी रे ऐसे अंदर बाहर मूव करती हुई जाएगी। मतलब हमारे पास यहाँ डंडा नहीं रखा, वरना डंडे से तुम्हें समझ में आ जाता। ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक, और एक ऐसे, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर। क्लियर? बात सबको समझ में आ गई मैं क्या समझा रहा हूं? ओके, ईएम वेव की थ्योरी क्लियर है। चलो अब आगे सुनना हमें भैया कि क्या पढ़ना है ईएम वेव की थ्योरी। चलो भाई, अब देखो हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम बात करने वाले हैं कि विजिबल है या नहीं है। अब विजिबल है या नहीं है, क्या वेव्स होती हैं, क्या स्पेक्ट्रम है, हमारे दिखने का क्या स्पेक्ट्रम है, वो सब। ठीक है, तो हम चलते जाएंगे इंक्रीजिंग टू वेवलेंथ साइड। मतलब हमारा क्या होता जाएगा, हम ऐसे मूव करेंगे, ध्यान से देखना। और ऐसे में होगा ये, तो ये ऐसे में होगा ये। जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी लैम्डा, और जो फ्रीक्वेंसी है, वो घटती जाएगी। वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, सही है। और ये रेज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स। ध्यान से सुनते जाना। जब हम कॉस्मिक से रेडियो की तरफ मूव करते हैं तब जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर मैं पूछूं द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर इस टेबल में पूछूं व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस टेबल जो यहाँ तुम्हें गिवन है, तो तुम बोल दोगे कि कॉस्मिक रेज हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
एंड लीस्ट द वेवलेंथ। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है तो तुम बोलोगे कॉस्मिक। मैं पूछूंगा लीस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है तो तुम बोलोगे रेडियो वेव्स। अगर मैं पूछूंगा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है तो तुम बोलोगे रेडियो वेव्स की। हम पूछूंगा लीस्ट वेवलेंथ किसकी है तो तुम बोलोगे कॉस्मिक की। मतलब इधर से इधर जाने में क्या होता जा रहा है, घटते जा रहे हैं। अब पता है तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा। अब याद रखने की एक ट्रिक है, ध्यान सुनना, तुम भूल ना जाना, मेरे मन्नो भूल ना जाना, इसको याद करके दिखाना कि कम ऑन के दिख रहा है, कम ऑन। देखो सुनो ना, आजकल गाड़ी खरीदने जाओगे तो कौन सी खरीदोगे, फॉर्च्यूनर, BMW। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी कौन सी खरीदोगे, सेडान नहीं भाई, आजकल तो XUV का जमाना है ना, आजकल तो सभी ये ऊंची ऊंची गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो वैसे ही समझो, तो वैसे ही है कि कम ऑन गाइज, कम ऑन गाइज गामा, कम ऑन गाइज गामा, UV का U, विजिबल। XUV, आजकल XUV चल रही है ना, XUV इज मोस्ट रेटेड। आजकल यार XUV गाइस मोस्ट रेटेड है भाई, हर जगह पर XUV, हर कोई XUV खरीदना चाह रहा है। हम भी खरीद लें अगर हमारे पास पैसा हो, हमारे पास है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई कम ऑन गाइस, XUV इज मोस्ट रेटेड। ऐसे याद करोगे तुम्हें याद हो जाएगी, C फॉर कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, UV रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव। अब ऐसे तुम्हें याद हो जाएगी। अब ध्यान सुनना, देखो कॉस्मिक वर्ड अगर तुमने कहीं सुना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने कभी ना कभी कॉस्मिक वर्ड जो सुना है वो एवेंजर मूवी में सुना है। एवेंजर मूवी में तुम लोगों ने कॉस्मिक, एक लड़की थी जिसका नाम था कैप्टन मार्वल, वो जब आती है ना स्पेस से तो उससे कोई पूछता है, वो रॉकेट होता है एक बोलने वाला खरगोश था, वो पूछता है कि तेरे पे कौन सी पावर है, तो वो उनको बताती है कि आई हैव कॉस्मिक पावर्स, है ना। कॉस्मिक पावर्स है उसके पास, सितारों की शक्तियां कुछ ऐसा। तो कॉस्मिक बड़ी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनकी, और इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ताकत, कॉस्मिक पावर्स होती है। दूसरा गामा रेज, और तुम गामा से तो जानते हो कि अपना फेवरेट मिस्टर हल्क गामा रेडिएशन का पार्ट है, गामा रेडिएशन से बना हुआ है ना। ये भी क्या होती है, कैंसर कॉजिंग रेज होती है। एक्सरेज, एक्सरे से तुम सब फैमिलियर हो सकता है कि तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी का एक्सरे करते हुए, कराते हुए, अपना करते हुए या कराते हुए तुमने देखा होगा। एक्सरेज क्लियर है वाली बात, बहुत बढ़िया। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, ये वही कैंसर कॉजिंग रेज हैं जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन, सन से एमिट हो रही है। विजिबल के बारे में अभी बहुत सारी बात करनी है, मैं डब्बा नहीं बना रहा हूं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज जो होती है प्यारे बच्चों, वो एक ऐसी रेज है जिसको हम देख तो सकते ही नहीं, देखो हम विजिबल के अलावा देख तो हम किसी को सकते ही नहीं है, पर ये ना हमें हार्म नहीं करती। भाई फोन में जो फेस लॉक होता है ना, फोन में जो फेस लॉक होता है वो अंधेरे में भी लॉक क्यों खोल पा रहा है, क्योंकि उसमें से इंफ्रारेड रेज निकल रही है। ऐसा नहीं है वो अंधेरे में लॉक खोल रहा है, वो तुम्हें लग रहा है वो तो रोशनी में ही लॉक खोलता है, पर वो रोशनी जो करता है वो इंफ्रारेड लाइट से करता है। कैमरा इंफ्रारेड देख सकता है, और कैमरा इंफ्रारेड अगर देख पा रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे, तो जैसे ही आप अपना फोन सामने लाते हो तो वो इंफ्रारेड छोड़ता है, आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है कैमरे को, और लॉक खुल जाता है। आपको वो रेज नजर नहीं आती क्योंकि आपके विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। क्लियर है वाली बात। चलो फिर आती है माइक्रोवेव, खाना गर्म करने वाली वेव, खाना गर्म कर रहे हो माइक्रोवेव से। और रेडियो वेव, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, हालांकि ये भी तो कुछ है ही नहीं ऐसा भी कि भैया, पर रेडियो वेव्स जो है जैसे 93.5 रेड FM बजाते रहो, रेड मिर्ची हॉट ऐसे आते हैं ना FM, वो सब कैसी रेज है, रेडियो वेव्स है। कैसी वेव्स हैं बच्चों, रेडियो वेव्स हैं, वो हम सुन सकते हैं, और ये पब्लिक रेज होती है। हमारी जो डिफेंस होती है वो इनमें हाईयर फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ों पर काम करती है। हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करे, नहीं तो कोई भी किसी की बात सुन पाएगा। पब्लिक होती है, तुम जैसे यहाँ पर चल रहा है दिल्ली में, मान लो चल रहा है 93.5, तो तुमने 93.5 करा तो सब एक चीज़ ही सुन सकते हैं कॉन्टिन्यूस, तो पब्लिक रेज होती है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ विजिबल की।
तो विजिबल सुनना, पहले तो मैं इसको ऐसे करता हूं, फिर मैं इसको नीला कर देता हूं। अब सुनना भैया, विजिबल के अंदर और स्पेक्ट्रम डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ऑरेंज की जगह में भी ऑर्गन लिखने वाला था। बात समझ में आ रही है? ये जो रेड है इसकी वेवलेंथ ज्यादा, और अगर वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। बचपन में पढ़ के आए हो, वेवलेंथ ज्यादा हो रही है ना इधर से, तो विजिबल भी ऐसे लिखते हैं। ऐसे उल्टा मत लिख देना, इधर से विबग्योर मत लिखना, ऐसे सीधा लिखो। तो यूवी के बाद वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट के बाद वॉयलेट, और रेड के बाद इंफ्रारेड ऐसे आती है। ऐसे लिखोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। इस बात को कान खोल के समझ लो, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत? चलो आप ध्यान से सुनना, एक दो क्वेश्चन आएंगे वो और हम कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन BR35। BR35 में हमें कैलकुलेट करना है, तो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर मैं लिखूं सॉल्यूशन, क्या लिखा है? BR8035। मैंने तुम्हें समझाया था, नीचे एटॉमिक नंबर लिख रहा था और एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो भैया ये 35 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो मैं अगर लिख दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो तुम बोल दोगे 35। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम लिख दोगे 35। अभी क्या है? मास। तो तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी निकालता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकाल सकता हूं? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो 80 माइनस 35, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 न्यूट्रॉन्स है इसके पास। हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था। चलें आगे। ये आया आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन। भाई ये तो तुम होमवर्क ले लो मेरे हिसाब से। फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट ऑफ नोटेशन बाणवे यू। ये ऐसे लिखा हुआ है। आ जाओ सॉल्व भी कर देता हूं। U92 238 सही। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो। सही है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, ऐसे निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 92, मास नंबर इज इक्वल्स टू 238, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, सेम एज एटॉमिक नंबर। मतलब मैं लिख सकता हूं 92, फिर इलेक्ट्रॉन्स बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेम है, सेम एज एटॉमिक नंबर। मतलब ये भी कितने हो गए? 92। और इलेक्ट्रॉन जब बराबर होते हैं जब न्यूट्रल होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने बराबर लिखा। अगर चार्ज है
तो फिर बराबर नहीं होंगे एटॉमिक नंबर के, फिर कुछ कम ज़्यादा होंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन कैसे निकल सकते हैं भैया? न्यूट्रॉन अभी निकाल के दिखाया पीछे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, ठीक है, बस न्यूट्रॉन तो निकालना है और कुछ नहीं निकालना। मास नंबर 238 माइनस 92, 8 में से 2 गए 6 और 13 में से 9 गए 4, 10 11 12 13, 4 और 1 बचा, 146 न्यूट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्वेश्चन? आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखो कैसा है। ठीक है, अभी रेडियस जब पढ़ाएंगे तब हो जाएगा यहाँ तक। सही है भैया यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? चलो अब तो भाई प्लैंक्स की बात करनी थी, ठीक है, तो ध्यान सुनना। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स कंडीशन, क्या होती है प्लैंक्स? ध्यान सुनना, प्लैंक्स की थ्योरी थी क्वांटम के लिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने क्वांटम की बात की। इन्होंने ये कहा, प्लैंक्स ने दी थी ये थ्योरी, लिख देता हूं, थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय प्लैंक्स। ध्यान सुनना, प्लैंक्स ने थ्योरी दी और कहा, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो भी एनर्जी एमिट होती है क्वांटम से, वो एक कॉन्टिन्यू मैनर में नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यू मैनर में होती है, मतलब स्मॉल पैकेट के फॉर्म में रिलीज होती है। मतलब एनर्जी रिलीज फ्रॉम क्वांटम इज इन डिसकॉन्टिन्यू मैनर, मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन डिसकॉन्टिन्यू, लिख देता हूं, डिसकॉन्टिन्यू मैनर, मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन स्मॉल पैकेट, और इन स्मॉल पैकेट का नाम रखा गया क्वांटम। क्या नाम रखा गया इनका? क्वांटम। सही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने क्या बताया था, कॉस्मिक के पास सबसे ज्यादा एनर्जी। कैसे भैया? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ताकत ज्यादा, शक्ति ज्यादा। रेडियो वेव की क्या एनर्जी होती? कॉस्मिक वेव की ज्यादा एनर्जी होती। समझना? हम तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, फ्रीक्वेंसी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब आता है H म्यू, वेयर E is energy, H is Planck's constant और म्यू इज फ्रीक्वेंसी। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान से सुनना। अगर ये पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है तो बहुत सारे पैकेट फॉर्म निकलेंगे। अगर मल्टीपल्स नंबर ऑफ पैकेट्स की एनर्जी निकालनी है, मतलब एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स, तो तुम क्या लिखोगे? E इज इक्वल्स टू एन एच म्यू, और n मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स, मतलब एक पैकेट की एनर्जी तो h म्यू, 10 की 10 एच म्यू, 50 की 50 एच म्यू। ठीक है, बस क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों को चलो थोड़ा सा वेव समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना भैया, यहाँ तक बात समझ में आई? अभी चल रही है ये वाली बात, खत्म नहीं हुई है। देखो एक वेव ऐसे दिखती है,
ध्यान सुनते जाना जी। ये तो वैसे नहीं हो रही जैसे हम चाह रहे थे। देखो ऐसे बता देंगे, अरे हटा ना, स्पीड ही चली नहीं रही। देखो भाई ऐसे बता देंगे हम तो। सही, एक वेव है, ये टॉप पार्ट क्रस्ट, लोअर पार्ट यूजिए ट्रॉफ, ये एरिया एम्पली एम्पलीट्यूड। दूसरा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, यहां से देखो, ये इतना पार्ट, आधा इसका पॉजिटिव वेव और पूरा इसका, आधा आधा पूरा, मतलब पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव। तो ये नीला वाला कहलाता है वेवलेंथ, मतलब वेव की लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक आ गई बात समझ? अब ध्यान से सुनना, मेरे को समझाना क्या है तुम लोगों को। एक बार इस लाल को पहले ऑरेंज कर देता हूं और मोटा कर देता हूं, और इस वाले लाल को भी ऑरेंज और मोटा कर देता हूं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब दिख रही है चमकती हुई? ठीक, अब ध्यान सुनना प्लीज, मैं समझाना क्या चाहता हूं। मैं समझाना ये चाहता हूं कि तुम लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा? कम पहुंचने में। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम। ये तक क्लियर है? सिमिलरली इसकी एसआई यूनिट भी जो होती है वो टाइम की उल्टी, मतलब सेकंड इनवर्स होती है। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज बचपन में पढ़ी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टाइम होता है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान सुनते जाना, क्या है मतलब ये? एक तरीके से मैं लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक वेव की, सुनते जाना, एक वेव की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? वेवलेंथ। मतलब डिस्टेंस, यहां मैं लिख सकता हूं यहां पर वेवलेंथ। क्लियर है बात? अब मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम। ये वाली बात समझ में आ गई? तो भाई ये क्या लिख दिया? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम। सही है, डब्बा गलत बना था। अब समझना भैया जी मैं क्या समझाना चाहता हूं। एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सही? अब प्लीज सुनते जाना, मैं यहां कुछ कुछ चेंज करने वाला हूं। क्लियर? अब आराम समझो कैसे करने वाला हूं।
मुझे ना वैल्यू चाहिए, वैल्यू। देखो एच न्यू तो फॉर्मूला है कि भैया एच न्यू जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब समझना, मैं धीरे धीरे ना चेंज करने वाला हूं, ये वाली बात तुम याद रखना भी कि एच न्यू जो है वो फॉर्मूला है, सही है। तो अगर मैं न्यू को लिखना चाहूं, न्यू को, सही है, तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख सकता हूं। एच न्यू को लिख सकता हूं मैं एच अपॉन टी। क्या लिख सकता हूं? एच अपॉन टी। क्यों? फ्रीक्वेंसी इज 1/t। अब मैं अगर इसमें से ये निकालूं, क्या, ध्यान सुनते जाना, टाइम, तो टाइम इधर, डिस्टेंस स्पीड इधर है ना, तो देखो टाइम कैसे निकलेगा, समझते जाओ। यहां तक क्लियर है सबको? तो समझते जाओ भाई, टी का क्या कह रहा था मैं, यहां तक क्लियर? अब सुनते जाना भैया, मैं टाइम को यहां से निकाल रहा हूं, देखो टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम निकालूंगा, टाइम इधर डिस्टेंस इधर, मतलब टाइम इधर स्पीड इधर, तो क्या जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस को इतनी देर से वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब मैं यहां इसको पुट कर रहा हूं, तो मैं टाइम को यहां पुट करूं, देखो E इज इक्वल्स टू एच अपॉन, टाइम की जगह लिखा मैंने लैम्डा अपॉन वेलोसिटी, डिवाइड की डिवाइड में कहा चली जाएगी ऊपर, तो एनर्जी क्या आ गई, एच लैम्डा, वेलोसिटी चली गई ऊपर, क्या आ गई वेलोसिटी। और तुम जानते हो वेलोसिटी ऑफ स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो c के बराबर होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸। क्वांटम में ही चल रहा है, तो मैं वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा। क्या लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा। v और c बराबर है कब, इस वाले केस में वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है क्वांटम की वो बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के, तो v इज इक्वल टू सी, तो क्या बन गया एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जूल्स में निकलेगी, इससे कहां से निकलेगी, एसआई यूनिट जूल। अब एक तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बन गया ये, एच सी बाय लैम्डा। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। चलो अब ध्यान सुनना मैं क्या लिखना चाहता हूं। एक और होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, पता है क्या, पर इससे निकलती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे, 12400 वेवलेंथ ले लो एंगस्ट्रॉम में, इससे जो आंसर आएगा वो किसके आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा और तुम्हें जूल में निकालना, मान लो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू रखी है, तो तुम 10⁻⁻10 से चेक कर सकते हो भैया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, सही है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। क्लियर है यहां तक बात, बहुत छोटी वैल्यू। तो अगर नॉर्मल आई है तो तुम इससे निकाल लो, और अगर नॉर्मल नहीं आई, एंगस्ट्रॉम में आई है, तो इससे निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो वही आंसर, नहीं पूछा तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम या जूल्स। मतलब 1 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा उसको तो मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो किसमें निकल के आ जाएगा, जूल्स में। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देखना, कहता है कैलकुलेट द एनर्जी in joule of the wave has wavelength 3 meters। सही है, तो देखो क्या बना, एनर्जी निकालनी क्या बना, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा पता है निकालना हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 लिखवाई है ना पहले मैंने तुम लोगों को, ये
जब मैं तुम लोगों को थ्योरी पढ़ाई लिखवाई या नहीं लिखवाई भाई? लिख देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट है और यहाँ है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, याद रखना। सही, कहाँ थे भाई? यहाँ थे। ये आ गया इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय मीटर में, इससे उड़ा दूं, क्या आंसर आया? 6.6 इंटू 10 की पावर -4, इसमें से गए और 26 -26 एनर्जी जूल में आई है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है प्लीज मुझे बता दो। कोई दिक्कत? चलें आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक और क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट if wave has wavelength 6.6 into 6.6 एंगस्ट्रॉम। देखो ये क्वेश्चन आया, 6.6 एंगस्ट्रॉम आया है वेवलेंथ, तुम्हें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है। तो अभी अभी फॉर्मूला बताया, क्या बताया बताओ? एनर्जी इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय 6.6 एंगस्ट्रॉम में है। अब तुम 6.6 से इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगर इसको करके लिख दूं 1 2 का 4 0 0, अगर 1 2 का 4 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 0 मिलेगा, याद रखना। डिवाइडेड बाय 6.6 कितना आया भैया आंसर? लगभग 1878.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, मैं जरा कुछ और समझाता हूं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लिखता हूं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल इफ wave has wavelength कितनी? 3 मीटर, 3 एंगस्ट्रॉम। सही? अब समझ, एनर्जी निकालनी है जूल में, ये आ गई एंगस्ट्रॉम में। तो दो तरीके हैं, या तो तुम इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलो, बड़ी यूनिट में जाओगे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर तुम जूल में निकाल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो। देखो हम दोनों करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो मैं पहले एनर्जी निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या आएगा 12400 डिवाइडेड बाय 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा कुछ 12400 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आया? 4133.3। सही। अभी किसमें आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 4133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैं 19 को ऐसे रहने देता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अरे यार डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आया ना। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पॉइंट, बस इतना ही लिया है ना। देखो लिख लेता हूँ भाई 33, क्योंकि आंसर थोड़ा सा हिल जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ 4133.3 EV। सही है।
तो मैं एक 3 तक लेके कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इंटू 1.6, ये आंसर आया तुम्हारा 6613.28 इंटू 10 की पावर -19 जूल में। सही है। अब एक बार मैं इस आंसर को जूल से, मतलब जूल से निकालने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर वैल्यू एंगस्ट्रॉम में नहीं लेता, डायरेक्ट मैं मीटर में लेता हूं। तो ध्यान से देखना, मैं मीटर में लेने की कोशिश करता हूं, कैसे होगा। एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ इज इक्वल्स टू, देखो ये ज्यादा आसान होता है, अब ये ज्यादा आसान होता है, मैच कर लेना। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। पता है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगे ना कि ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो तुम पता है इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और याद कर लो कि भैया ये है, तो अगली बार जब तुम आएगा तो आराम से सिर्फ डिवाइड करना जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं। पर मैं ऐसे नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि नीचे कोई वैल्यू आती है, अगर 3 से कट रही होगी ये डायरेक्ट ही, तो फिर मेरे को टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा, इसलिए मैं करता नहीं। तुम्हें अगर याद रखनी है तो तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा की वैल्यू क्या है? 3 एंगस्ट्रॉम है, तो 3 इंटू 10 की पावर -10 लिख दूं। मीटर में आ गया ना, बड़ी यूनिट में गए तो वैल्यू छोटी। अभी 10 जाएगा ऊपर, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो मैं यहां से इसको गायब ही कर रहा हूं। और यहां लिखा है, ओहो, यहां लिखा है 3 से 3 उड़ा दूंगा। सही, तो देखो क्या बचा, 6.6 इंटू 18 ही कम 18, 18 दूनी 36, 18 में से 2 कम, मतलब 10 की पावर -16, 10 की पावर -16। अब देख लो, तुम मैच कर लो, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दो, पावर कम हो जाएगी, 3 पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो 16 ही आ जाएगा। देख लो, आ गया आंसर, मैच हो गया। ये जूल में आया, ये भी जूल में आया। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर -16 ही तो लिख सकता हूँ इसे भी। भाई पॉइंट आगे बढ़ा दिया, पॉइंट आगे कब बढ़ेगा? जब ये वैल्यू कम होगी, नीचे है ना, तो कम हो जाएगी, तो ये हो गया, ये सेम आंसर। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, आंसर सेम आता है। जैसे चाहो वैसे कर लो। क्या कहा? जैसे चाहो वैसे कर लो। किसी को यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज बता दो। चलें आगे, करूं आगे, तो एक क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें। कैलकुलेट द एनर्जी, सभी लिख दे एक साथ। कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट if wave has wavelength, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिए ना, तो 3 मीटर। 3 मीटर। अब देखो दो तरीके हैं, वापस सॉल्व कर लो भाई, रोक लो, पॉज कर लो वीडियो, निकाल लो और चेक कर लो मैच हो रहा, आंसर नहीं हो रहा। एक तो 12400 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा। तो 3 मीटर है, छोटे यूनिट में जाना, बड़ा हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना 4133 आया था लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम अभी जब मल्टीप्लाई करा था, तो आंसर 4133 तो आया था शायद। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 12400 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आया 4133.3 इंटू 10 की पावर -10। समझ में आया? क्लियर है यहां तक बात? अब इसको मैं एक बार ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं मीटर से लेकर। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, ये तो नॉर्मल 3 ही आएगा, तो 3 से 3 इसको उड़ा दो, कहीं भी नहीं रखना। तो क्या आया 6.6 इंटू 10 की पावर, देखो हाँ 4 इसमें देगा, 26 बचे, -26। भाई पीछे वाले में भी 26 लिख दिया था ना, अच्छा 18 था ना, या मैं तो गड़बड़ हो गया, मैं तो क्या गड़बड़ कर दी, 26 है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब ये किस में आया? जूल में। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इसको किससे डिवाइड कर लोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। देखो यहाँ पर किससे करा था? -19 से। यहाँ पर किससे कर रहा हूँ? -19 से। देखते जाना,
क्या क्वेश्चन भाई, क्या कर दिया, कहाँ गए मेरा। अब देखो ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 6.6 अपॉन 1/6 इंटू 10 की पावर -26 प्लस 19। तो अगर 26 में से 20 घटाता तो 6 बचते, 19 घटा रहा हूँ तो 7 बचेंगे। तो क्या बच रहा है, इंटू 10 की पावर 7 ये बच रहा है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, 6.6 डिवाइडेड बाय 1.6, क्या आंसर आया 4125, और ये 4 पॉइंट है, 4.1 देख लो, सही है मामला। क्लियर है यहाँ तक बात, पक्का भाई। -7 आएगा, -7 कहीं गड़बड़ कर दो। अब तुम बोलोगे भैया ये देखो, अब पॉइंट इसको इधर खिसकाओगे, 1 2 देखो यहाँ पे 3 के 1 2 3, तो ये कम हो जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.1 इंटू 10 की पावर -7। बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, 4.1 इधर 4.1 इधर। अब पॉइंट के बाद यार देखो, पॉइंट के बाद 3 3 और ये 2 5, और 2 5 मतलब 1 3 लिख सकता हूँ, तो बराबर ही है ना आंसर। अभी ये मत बोलना इतना आंसर में अंतर आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें देखो आंसर सेम ही आ रहे हैं, राउंड ऑफ करोगे सेम ही आ रहे हैं आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत। चलें आगे, चलो अब देखना कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक बार। देखो ये होमवर्क है, होमवर्क आराम से करना, ये अभी कराऊंगा। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ इसके मिलने हैं, देखो रखे होंगे इसमें। कर लो, बहुत आसान है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट है। होमवर्क दे देना चाहिए। द वेवलेंथ रेंज इज द विजिबल स्पेक्ट्रम इज दिस, ये दिस एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में निकालना है, और तुम फ्रीक्वेंसी में बहुत आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेशो तुम जानते हो, मतलब रेशो मतलब फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, बहुत आसान है, अटेम्प्ट करना। नहीं तो मैसेज, नहीं तो कमेंट्स में लिख के भेजना कि भैया होमवर्क 3 डाउट, बस मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, फिर इसे पक्का कराऊंगा। पर एक बार करके देखो यार, विजिबल स्पेक्ट्रम है, हर्ट्स में दे रखा है, तुम फ्रीक्वेंसी में जा सकते हो, hc/λ तुम आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से, बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन रेडिएशन इज वेवलेंथ ही है भाई। एनर्जी तो निकाल सकते हो, और एनर्जी से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। देखना, जैसे अगर मैं मान लो इसको सॉल्व करूँ पिछले वाले के जैसे ही है, तो इसको मैं इसको करता हूँ, तुम इसको करना। एनर्जी को निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालूंगा, 12400 6000, 0 से 0 उड़ा दो, 6 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 दूनी 12 पॉइंट 6 36 ऐसे कुछ आ जाएगा, और पॉइंट से आगे बढ़ा के 0.2 आएगा यार, है? क्या लिखा 60 से डिवाइड, हाँ सर ठीक है 0.2 आएगा। देखो कर देता हूँ, मैं तो डर गया, मैंने कहा क्या आंसर आएगा भाई, 0.2 कैसे आ गया, 0.2 आएगा। देख लो 124 डिवाइडेड बाय 60 2.0, बल सही है ना। अगर एक काम करो, मैं इसको ना पूरा ही लिख देता हूँ सही से कि भैया 12400 डिवाइडेड बाय 6000 है ना, डिवाइडेड बाय 6000। तो ध्यान सुनते जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, 12400 डिवाइडेड बाय 6000, 6000 क्या आंसर आया, सेम ही है 2.06, किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फ्रीक्वेंसी निकालनी, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ जाना पड़ेगा, जूल में। और अभी मैंने बताया था इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई, कहाँ पे आ गई, जूल्स में आ गई। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, hc/λ क्यों लिखूंगा, तो म्यू निकालना है, म्यू इधर डिवाइड मतलब h इधर चला जाएगा सीधा, ऐसे मान लो। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एनर्जी बाय h, एनर्जी बाय h
है ना। तो एनर्जी कितनी आई है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और H जो है वो है 6.69 की पावर -34। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया 0 समथिंग 0.5 समथिंग करके आ जाएगा। इससे कैलकुलेट करना मुझे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं रह गया, सॉल्व करना रह गया बस, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत? चलो आगे चलो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। देखो 1 मोल ऑफ फोटोन है, 1 मोल मतलब तुम्हें मास ऑफ 1, मतलब मोल भी प्रोटॉन का मोल, प्रोटॉन फोटोन लिखा हुआ है, प्रोटॉन का मतलब तुम मास से मल्टीप्लाई कर लेना, होमवर्क। फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी निकालनी है एच म्यू और कितने मोल्स ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन निकालनी है, 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन का मतलब कितने फोटोन होंगे 6.022 × 10 की पावर 23। देखो मैं लिख देता हूँ, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा एच म्यू, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स में आंसर, और मोल्स निकालने हैं तो मोल्स को 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एनर्जी अब तुम कैलकुलेट करके लिख लेना घर जाके, बहुत आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? भाई नील बोर के क्वेश्चन है, तो ये तो अभी नहीं कराया है। नील बोर नील बोर नील बोर नील बोर, देखो ये नील बोर वाले क्वेश्चन नहीं करने अभी तुम्हें, बस ये करना था भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? पक्का प्रॉमिस? यस और नो? देखो हमने पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने, मैं दिखाई देता हूं पूरा। सबसे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन लिया कि हम कौन है, तुम कौन हो, तुम जानते हो मुझे, मैं जानता हूं तुम्हें। उसके बाद हमने नोटेशन पढ़ी थी, नोट लिखा है, नोटेशन लिख देता हूँ, नोटेशन। हाँ कोई बोलेगा नोट, नोट पढ़ा हमने? नोट क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने पूरे आइसोटोप्स पढ़े, हमने आइसोबार्स पढ़े, आइसोटोन्स पढ़े, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ी। हमने फिर ईएम वेव की थ्योरी पढ़ी कि कैसे परपेंडिकुलर होते हैं, क्या स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी वी के बराबर, वी सी के बराबर हो जाता है वैक्यूम में। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, है ना। कम ऑन गाइस, एक्स यूवी इज मोस्ट रेटेड, ऐसे करके। और हमने विबग्योर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स निकाल सकते थे, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ रखा था। उसके बाद हमने सेम टू सेम वैसे एक दो क्वेश्चन करे। फिर हमने प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ी, और प्लैंक्स की थ्योरी में बड़ा मजा आया हमें कि भैया प्लैंक्स ने पढ़ा, प्लैंक्स ने बताया कि डिसकंटिन्यू मैनर में होते, लुप लुपाते हुए बाहर निकलते रहते हैं, गिरते रहते, दड़ तैर तैर, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूस आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एनर्जी रिलीज टू अ स्मॉल पैकेट, क्वांटम, छोटे छोटे क्वांटम्स में निकलती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में निकलती है, इसको अपन ने क्वांटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो H इज इक्वल्स टू H न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34। एनर्जी जो होती है नंबर ऑफ पैकेट्स में आती है, अगर नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा है, जैसे अभी आया था मोल्स पे, देखो एक मोल का पूछा तो कितने मोल्स हो गए, मतलब कितने पार्टिकल्स हो, 6.022 × 10 की पावर 23, ये हो गए। फिर हमने ये वेव के बारे में पढ़ा, वेव के अंदर ये एम्पलीट्यूड होता है, ट्रफ, ये क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, ये एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है वेवलेंथ का उल्टा होता है, ये सब। फिर हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा, और हमने फिर एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में दो फॉर्मूले पढ़े। एक तो ये वाला पढ़ा जिसको हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं 5 स्टार, और एक बार हमने ये पढ़ा जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, और मैंने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैलकुलेट करना तुम लोगों को सिखा दिया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और 2-3 होमवर्क भी दे दिए। अच्छा ये वाला मैं भी हटा रहा हूँ, ये वाला मैं भी हटा रहा हूँ, ये एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट में वैसे मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, ये तो मैं होमवर्क दिए गए हैं, तुम्हें करने बहुत आसान है। ये भी होमवर्क दिया गया है, पिछले वाले जैसा ये था, मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चन करा दिया है, ये भी सॉल्व करके लिखना है। और इसी प्रकार से आज के लिए तुम लोगों का ज्ञान, देखो आज का ज्ञान ना मैं फोन में लिख के लाया हूं, ठीक है। अब मैं फोन में अगर लिख के लाया हूं तो ज्ञान जो होगा वो धमाकेदार होगा। मैं तुम लोगों को ज्ञान पढ़ के सुनाता हूं, और मैं खो दिया लग रहा है वो ज्ञान। देखो तुम्हारे जीवन में ना बहुत सारे लोग हैं, वो तुम्हें हो सकता है कोई मोटिवेट करता हो पढ़ो, कोई ज्ञान देता हो मत पढ़ो,
कोई कहता है चल घूमने चल रहे हैं, कोई कहता है ब्रेक ले लो, ये कुछ भी कर लो, कैसे भी कोई कोई बता रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना, किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन लेने का मन है तो पढ़ो। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, और क्या कहा, ध्यान सुनना, किसी से उम्र भर साथ की उम्मीद ना रखें। किसी से भी इस दुनिया में किसी से उम्र भर साथ की उम्मीद ना रखें। लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। समझ में आई बात? देखो क्या बढ़िया बात कही है। लोग जनाजे में भी कंधे बदलते हैं यार, जनाजा लेके जा रहे हैं, कंधे बदल रहे हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो इसीलिए कहते हैं किसी का साथ, सबका साथ छोड़ दो, अपना सिलेक्शन अपने हाथों में है। आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट। ओके बाय बच्चों।